अस्सलाम क्लास होप सो ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज हमारा टॉपिक लेक्चर नंबर 1 इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को उर्दू मीडियम में समझने के लिए प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। तो इसलिए उनका जो लेक्चर नंबर 1 हम बायो इनर्जेटिक्स बाब नंबर 7 तो मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन पेज नंबर 132। तो मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन में हम ये पढ़ेंगे द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन इन्वॉल्व्स, यानी कि जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है वो इन्वॉल्व होता है कम्प्लेक्स सीरीज़ में ऑफ रिएक्शंस, मतलब कि रिएक्शंस जो होते हैं वो कम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, लेकिन हम उनकी इजी स्टडी के लिए रिएक्शन को ऑफ ऑक्सीडेशन, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन के लिए और इसके अलावा जो है वो मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन पढ़ते हैं। इसमें एरोबिक रिस्पायरेशन हमारे पास इज़ आ कंटिन्यूस पर्पस, एक प्रोसेस, एक मुसलसल अमल है, बट लेकिन फॉर कन्वीनियंस, अपनी आसानी के लिए हम इसे डिवाइड करते हैं 3 मेन स्टेजेस में। अब वो 3 मेन स्टेजेस कौन सी हैं? नंबर 1 जो है वो ग्लाइकोलाइसिस है, नंबर 2 जो है वो क्रेब्स साइकिल है, एंड नंबर 3 हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। ये 3 स्टेप्स हैं जिसे हम मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में ग्लूकोज की ब्रेक डाउन को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, इसमें 6 कार्बन कंपाउंड ग्लूकोज जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड यानी 2 पायरोविक एसिड में चेंज होता है। एक पायरोविक एसिड जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड होता है, तो यहाँ पे 6 कार्बन कंपाउंड है तो 2 पायरोविक एसिड कंपाउंड्स बनेंगे। इसी तरह ग्लाइकोलाइसिस जो है वो अकर्स इन साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोलाइसिस हमारे पास साइटोप्लाज्म में होती है। इसके अलावा ऑक्सीजन इज नॉट इन्वॉल्व इन दिस स्टेज, मतलब ग्लूकोज की ब्रेक डाउन में ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होती। ऑक्सीजन इन्वॉल्व हमारे पास तब होती है जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो रही होती है। दैट इज़ वाई, इस वजह से इट अकर्स इन बोथ टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन, मतलब कि ग्लाइकोलाइसिस जो है वो बोथ टाइप ऑफ रिस्पायरेशन में हो सकती है। अब वो कौन कौन सी हैं? एरोबिक रिस्पायरेशन भी और एनएरोबिक रिस्पायरेशन। मतलब ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन की मौजूदगी में भी ग्लाइकोलाइसिस हो सकती है और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी ग्लाइकोलाइसिस हो सकती है। इन ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज यानी 6 कार्बन कंपाउंड मॉलिक्यूल इज ब्रोकन इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोविक एसिड, मतलब 3 कार्बन कंपाउंड में। उसके बाद हमारे पास सेकंड स्टेप आता है। सेकंड स्टेप क्या है? क्रेब्स साइकिल। अब क्रेब्स साइकिल पायरोविक एसिड मॉलिक्यूल्स आर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड, मतलब कि यहाँ पे पायरोविक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ग्लाइकोलाइसिस में बने हैं, पायरोविक एसिड के मॉलिक्यूल्स वो किस में चेंज होंगे? एसिटाइल कोएंजाइम में, मतलब 3 कार्बन कंपाउंड से 2 कार्बन कंपाउंड में तब्दील होंगे और कंप्लीट ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। इससे क्या बनेगा? विद द फॉर्मेशन ऑफ ATP, यहाँ पे देखिए ATP, NADH एंड FADH2 इन द फॉर्मेशन विद द along with the formation of ATP, NADH एंड FADH2 बिफोर इंटरिंग इन क्रेब्स साइकिल। मतलब क्रेब्स साइकिल में इंटर होने से पहले हमारे पास क्या होगा? पायरोविक एसिड चेंज हो जाएगा इनटू 2 कार्बन कंपाउंड एसिटाइल कोएंजाइम में, मतलब पायरोविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम में तब्दील हो जाएगा। एसिटाइल कोएंजाइम हमारे पास 2 कार्बन कंपाउंड है जिसे एसिटाइल कोएंजाइम कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या प्रोसेसिंग होती है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज द फाइनल स्टेप ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन, मतलब कि फाइनल स्टेप सेलुलर रिस्पायरेशन का है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। और इसमें क्या होता है? हमारे पास NADH और FADH, यानी कि जो क्रेब्स साइकिल में NADH, यहाँ पे ये देखें क्रेब्स साइकिल, ठीक है, क्रेब्स साइकिल में क्या बना है? NADH और FADH2। ये जो NADH और FADH2 है ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या करेंगे? हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोजन एटम्स को और इलेक्ट्रॉन को खारिज करेंगे, रिलीज करेंगे। रिलीज करने के बाद क्या होगा? ऑक्सीजन के साथ मिलकर वो क्या बना देंगे? वाटर मॉलिक्यूल, और उसके साथ हमारे पास NAD पॉजिटिव आयन और FAD पॉजिटिव आयंस बन जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन दिस स्टेप NADH एंड FADH2 रिलीज इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइड्रोजन आयंस, this one and this one release hydrogen ions. These electrons are taken up by series of electron carriers, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वाले हमारे पास सीरीज ले लेंगे जिनको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे, इलेक्ट्रॉन्स कैरियर होंगे। दे लॉस एनर्जी, ये एनर्जी खारिज करेंगे किस फॉर्म में? ATP की फॉर्म में। ATP के फॉर्म में ये एनर्जी खारिज करेंगे विच इज़ यूज टू सिंथेसाइज, जो कि बनाने के लिए, मतलब वो जो एनर्जी होगी वो ATP को बनाने के लिए इस्तेमाल हो जाएगी। एट द एंड ऑफ चेन इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन एटम, यहाँ से NADH और FADH2 से जो बने हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइड्रोजन आयंस वो कंबाइन मिलेंगे विद के साथ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ। ये वाली जो मॉलिक्यूलर आउटसाइड से हम प्रोवाइड कर रहे हैं ऑक्सीजन, इसके साथ मिलेंगे और हमारे पास क्या बना देंगे? वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे। दिस वन वाटर मॉलिक्यूल। दिस इज कंप्लीट प्रोसेस। इसमें 3 स्टेप्स जो हैं ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड ट्रांसपोर्ट चेन, ये कंप्लीट हमारे पास क्या है? मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन है। इसमें हमने पढ़ा मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन। और इसके बाद हम पढ़ेंगे एनर्जी बजट
ऑफ रिस्पायरेशन, मतलब कि एनर्जी बजट में हमें एटीपी के कितने मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और कितने यूज़ होते हैं, वो कंप्लीट बजट को हम क्या कहते हैं, एनर्जी बजट ऑफ रिस्पायरेशन। इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ईच NADH प्रोड्यूस 3 ATP मॉलिक्यूल, 3 ATP बनाएगा, इनमें किस में बनाएगा, इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। बट लेकिन द NADH जनरेट इन ग्लाइकोलाइसिस 2 ATP बिकॉज 1 ATP इज स्पेंट। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे एक ATP यूज़ हो जाएगा, इसी वजह से यहाँ पे NADH के मॉलिक्यूल्स हमारे पास कितने ATP प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे ये देखें 2 NADH प्रोवाइड अस 4 ATP मॉलिक्यूल, यहाँ पे 4 ATP मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि एक ATP जो है वो किस में यूज़ हो रहा है, यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस में यूज़ हो रहा है। इट अक्रॉस द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये जो कंप्लीट प्रोसेस है वो किसके गिर्द होगा, हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल में होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और क्रेब्स साइकिल जो है ये दोनों प्रोसेसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। ईच FADH2 प्रोड्यूसेस 2 ATP मॉलिक्यूल्स, एक FADH2 क्या कितने मॉलिक्यूल्स बनाता है, 2 ATP मॉलिक्यूल्स को बनाता है। द टोटल आउटपुट ऑफ ATP कैन बी कैलकुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग डाटा। इस डाटा में हमारे पास कंप्लीट ATP की फॉर्मेशन और उनके मॉलिक्यूल्स जितने यूज़ हो रहे हैं और जितने प्रोड्यूस हो रहे हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। नोट दैट ड्यूरिंग एनारोबिक रिस्पायरेशन, ऑक्सीडेशन में क्या होगा, हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल सिर्फ 2 ATP मॉलिक्यूल्स ही गेन करेंगे एज अ नेट प्रॉफिट में, लेकिन एरोबिक रिस्पायरेशन में कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं, 36 ATP। अब वो कैसे बनेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस जब हो रही है हमारे पास 2 NADH बन रहा है। अब 2 NADH 1 NADH हमारे पास कितने एटम देता है ATP के, 3 ATP देता है, 3 ATP मॉलिक्यूल्स देता है। अब यहाँ पे 1 ATP का यूज़ हो गया तो एक NADH कितने देगा, 2 मॉलिक्यूल, तो 2 NADH हमारे पास कितने प्रोवाइड करेंगे, 4 ATP मॉलिक्यूल्स। इसी तरह अब यहाँ पे जब पायरोविक एसिड चेंज हो रहा होगा एसिटाइल को एंजाइम में, तो हमारे पास 2 NADH मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 2 NADH। अब ये 2 NADH हमारे पास कितने, A1 NADH कितने बनाता है, 3 बनाता है ATP, लेकिन यहाँ पे कितने बनाएगा अब 6, क्योंकि हमारे पास 2 NADH है। उसके बाद हमारे पास 6 NADH क्रेब साइकिल में 6 NADH बनेंगे और 2 FADH2। अब 6 NADH, एक NADH 3 देता है, तो 6 NADH हमारे पास कितने देंगे, 6 3s आर 18, तो यहाँ पे हमारे पास कितने आ जाएंगे, 18 ATP के मॉलिक्यूल्स। अब 1 FADH2 2 ATP मॉलिक्यूल्स देता है, तो 2 FADH2 कितने देंगे हमारे पास, 4 ATP मॉलिक्यूल। और यहाँ पे क्रेब साइकिल की कंजप्शन पे जो है वो 2 ATP रिसीव होंगे, और ऊपर जब हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस है उसमें ATP जो यूज़ हो रहे हैं उसके बाद वो उसी हालत में दोबारा हमें मिल भी रहे हैं, गेन भी हो रहे हैं, तो वो जो ATP होंगे वो 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आ जाएंगे। जब इनको कलेक्ट करेंगे हम 4 ATP प्लस 18 एंड देन 22 टोटल हो गए, यहाँ पे 22 और 6 और देन 4 ATP 32 हो गए, और इसके बाद 32 एंड 2 ATP 34 एंड 2 36। तो हमारे पास एरोबिक रिस्पायरेशन में टोटल कितने हुए, 36 ATP मॉलिक्यूल्स, जबकि एन एरोबिक रिस्पायरेशन में हमारे पास कितने होते हैं, 2 ATP मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट वी विल सी डिफरेंस बिटवीन फोटोसेंसिस एंड रिस्पायरेशन, पेज नंबर 135 पे। इसमें सबसे पहले हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, उसमें हमने देखने हैं कि फोटोसेंसिस में क्या प्रोसेस होता है और रिस्पायरेशन में क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मेटाबॉलिज्म के कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है, फोटोसेंसिस में हमारे पास एनाबॉलिज्म हो रही है, जबकि रिस्पायरेशन के प्रोसेस में कैटाबॉलिज्म हो रही है। एनर्जी इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन, मतलब एनर्जी की प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट कहाँ पे हो रही है, फोटोसिंथेसिस में इन्वेस्टमेंट ऑफ लाइट एनर्जी टू स्टोर इट इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड एनर्जी, मतलब हमारे पास जो लाइट एनर्जी है वो बॉन्ड एनर्जी की फॉर्म में हासिल होती है, जबकि रिस्पायरेशन में बॉन्ड एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड तब्दील होती है किसमें, इनटू केमिकल एनर्जी ऑफ ATP में। ना हम देखते हैं कि ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ, यानी कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कौन से फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और कौन से ऑर्गेनिजम्स रिस्पायरेशन कर सकते हैं। तो फोटोसिंथेसिस जो हैं वो सम फिक्स्ड ही कर सकते हैं, वो कौन से हैं, सम बैक्टीरिया, ऑल एल्गी एंड प्लांट्स, जबकि रिस्पायरेशन कौन से करते हैं, ऑल ऑर्गेनिजम्स। इसी तरह साइट ऑफ अकरेंस, मतलब फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है, क्लोरोप्लास्ट में, जबकि रिस्पायरेशन हमारे पास इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद टाइम ऑफ अकरेंस, मतलब फोटोसिंथेसिस कब होती है और रिस्पायरेशन कब होती है। तो फोटोसिंथेसिस हमारे पास होगी इन डे टाइम ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, मतलब सनलाइट की मौजूदगी में ही फोटोसिंथेसिस हो सकती है, जबकि हमारे पास रिस्पायरेशन किस में होगी, ऑल द टाइम, मतलब दिन टाइम भी हो रही होती है और नाइट टाइम भी हो रही होती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन में प्रॉपर्टीज देखेंगे कि एरोबिक और इनएरोबिक। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की मौजूदगी में, मतलब ऑक्सीजन की मौजूदगी में हमारे पास क्या होती है, एरोबिक रिस्पायरेशन होती है, जबकि एनारोबिक रिस्पायरेशन नहीं होती। नंबर ऑफ ATP एज नेट प्रॉफिट, तो हमारे पास हमने पीछे अभी एनर्जी बजट में पढ़ा है 36 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जबकि एनारोबिक में 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। फाइनल प्रोडक्ट एरोबिक रिस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल, जबकि एनारोबिक रिस्पायरेशन में लैक्टिक एसिड और या फिर एथानॉल, और
और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। साइट ऑफ अकरेंस एरोबिक रिस्पायरेशन कहाँ होती है? ग्लाइकोलाइसिस इन साइटोप्लाज्म एंड क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन माइटोकॉन्ड्रिया, जबकि एनाएरोबिक रिस्पायरेशन हमारे पास ओनली इन साइटोप्लाज्म ही होती है। इंपॉर्टेंस ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मोस्ट ऑर्गेनिज्म, मतलब कि हमारे पास एरोबिक रिस्पायरेशन जो है वो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है, जबकि एनाएरोबिक रिस्पायरेशन जो सोर्स ऑफ एनर्जी तो है लेकिन फॉर एनाएरोबिक ऑर्गेनिजम्स के लिए, यानी कि जो ऑक्सीजन के बगैर रिस्पायरेशन करते हैं उनके लिए ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। जबकि सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर एरोबिक ऑर्गेनिजम्स इन शॉर्ट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जब ऑक्सीजन की मौजूदगी कम होती है तब ये एनर्जी सोर्स होता है। सोर्स ऑफ मैनी प्रोडक्ट्स जैसा कि एथेनॉल एंड चीज एटसेट्रा। दिस इज ऑल अबाउट ऑफ आवर लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी इन द नेक्स्ट चैप्टर and that chapter is nutrition, chapter number 8.